धीमे धीमे करके सारी सीरीज डाल रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। ऐसे आते रहेंगे एपिसोड अल्टरनेट में, और कभी कभार नहीं आते हैं। और मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सागा सीरीज़। वहाँ पर आपको 3 नई सीरीज़ मैं अपलोड करूँगा इसी वीक में। एक ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस। उसके बहुत अच्छी स्टोरी है, काफ़ी ट्रेंडिंग है, आप वहाँ पर सुन सकते हो, बढ़िया वॉइस है। एंड उसका प्रोमो मैं आज अभी टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा, 1-2 घंटे का। मैं एक अदर चैनल पे डाल दूँगा स्टार्टिंग एपिसोड, वहाँ से थ्रू आप इसका ओवरव्यू सुन सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरी स्टोरी मेरी सुन सकते हो वहाँ पर जाके। डेली अपलोडिंग होता है ऐप में। और बाकी यहाँ पर सीरीज़ आती रहेंगी, और स्टार्टिंग से अपलोडिंग स्टार्ट कर दूँगा बहुत जल्दी। क्या कशिश और रोजी ने खबर भेजी है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? सच में बिल्कुल सच। हमें खबर मिली है कि वे सुरक्षित हैं और मदद मांग रही हैं। चलो जल्दी चलो। पूरा माउंट सेंट हंगामे में डूब गया। दर्जनों एल्डर्स को तुरंत सक्रिय कर दिया गया, और यहाँ तक कि रिफाइनिंग सुप्रीम रेल्म का एक शक्तिशाली कल्टिवेटर भी अपने एकांतवास से बाहर आ गया। एक बात थी जिसे पहले सार्वजनिक नहीं किया गया था, वह ये कि सेंट स्पीक की 100 एलिफेंट रेल्म की एक एल्डर वास्तव में सबसे पहले आरव का पता लगाने में सफल हुई थी। लेकिन उसके बाद उसे रहस्यमयी तरीके से बुरी तरह पीटा गया। दूसरा पक्ष कल्पना से भी ज्यादा निर्दयी था। इस बात को बहुत कम लोग जानते थे। इसीलिए इस बार उन्हें पूरी तरह सुनिश्चित होना था कि कोई गलती न हो। माउंट सैंड इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा था। कुछ ही समय बाद वे रोसी और कशिश को वापस ले आए। दोनों महिलाओं की हालत बेहद खराब थी, और वे अब सेंट स्पीक की पहले वाली लाडली सुंदरियों जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थीं। खासतौर पर कशिश का चेहरा सुन्न और खोया हुआ लग रहा था, जैसे उसे कोई गहरा मानसिक आघात पहुंचा हो। स्थिति को संक्षेप में समझने के बाद वे दोनों महिलाओं को वापस माउंट सेंट ले गए। पूरा माउंट सैंड इस घटना से पूरी तरह हिल गया। सीनियर सिस्टर न्यू वापस आ गई हैं। आखिर हुआ क्या था, मुझे नहीं पता। सुना है उस गुंडे ने खुद ही उन्हें छोड़ दिया। वो जरूर हमारी सेंट स्पीक की ताकत से डर गया होगा। सुना है सीनियर सिस्टर न्यू का दिमाग सुन्न हो गया है, शायद उसे छोड़ दिया गया। माउंट सैंड के भीतर हर तरफ अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही थीं। एक गुफा के अंदर समृद्धि, रेड विच, आराध्य और नैना सभी वहां मौजूद थीं। माउंट सैंड आने के बाद से वे हमेशा साथ रह रही थीं और एक दूसरे का ख्याल रखती थीं। आखिर हुआ क्या है? सुना है कशिश मिल गई है। तुम्हें लगता है क्या वो वही हो सकता है? मुझे नहीं पता। इन घटनाओं के बाद असल में लड़कियों ने भी इस बारे में सोचना शुरू कर दिया था। क्या उस समय उन्होंने जिस व्यक्ति को देखा था वो आरव हो सकता है? ये काफी संभव लग रहा था। सबसे पहले तो उसकी ताकत, कशिश और रोसी को दबाने लायक ताकत आरव के पास जरूर थी। इसके अलावा वो एहसास, वो परिचित सा एहसास, बेहद गर्म और सुकून देने वाला। फिर अपहरण और भागने का तरीका, ये सारी चीजें आरव से बहुत मिलती जुलती थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, वे लगभग राज और बाकी लोगों को टेलीपैथिक मैसेज भेजकर पूछ ही बैठतीं। लेकिन आखिर में उन्होंने खुद को रोक लिया। अगर ट्रांसमिशन में कोई समस्या हुई तो अनचाही मुसीबत आ सकती थी। इसके बाद माउंट एवरेस्ट ने एक नई घोषणा जारी की। घोषणा ये थी कि अगवा की गई दोनों डिसाइपल्स को बचा लिया गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। घोषणा में ये भी कहा गया कि सफ़ेद वस्त्र वाला गुंडा सेंट स्पीक की शक्ति से डर गया था। अंत में भय के कारण उसने कशिश और रोजी को छोड़ दिया। इस कहानी में कितना सच था और कितना झूठ ये कोई नहीं जानता था। फायर स्टार रीजन में कुछ लोग इस पर विश्वास कर रहे थे, जबकि कुछ नहीं। ज्यादातर लोगों का मानना था कि शायद सेंट स्पीक अपनी इज्जत बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा है। आखिर उनकी अपनी ही जमीन पर एक प्रतिभाशाली महिला को किसी आदमी ने अगवा कर लिया था। ये बेहद शर्मनाक बात थी। रेल्म ऑफ लाइट में ये खबर सुनकर तन्वी बेहद खुश हो गई। हाँ, दिलचस्प, सच में बहुत दिलचस्प। हाँ, ये बहुत मज़ेदार है, शेरा भी उत्साह से बोला। दोनों सिर्फ आंखों से एक दूसरे को संकेत दे रहे थे और किसी ने भी नाम नहीं लिया। लेकिन तन्वी बिना सोचे ही समझ गई, पूरे रास्ते माउंट सैंड तक जाकर ऐसा हंगामा करने वाला शायद सिर्फ उसका पिता ही हो सकता था। जहां तक आखिर के परिणाम की बात थी, उसे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। शेरा तो आरव को और भी अच्छी तरह जानता था। वो शुरू से ही आरव के साथ था, इसलिए उसके स्वभाव को स्वाभाविक रूप से समझता था। अपहरण करना उसके लिए बिल्कुल सामान्य बात थी। लव एक अथाह खाई के सामने खड़ा खुद से बड़बड़ा रहा था। आखिर यह व्यक्ति है कौन?
जब उसने पहली बार माउंट सैंड की घटना के बारे में सुना था तो वह बेहद चिंतित हो गया था। उसे डर था कि कहीं आराध्य के साथ कुछ बुरा न हुआ हो। लेकिन बाद में स्थिति अचानक बदल गई। माउंट सैंड से गायब हुई व्यक्ति वापस मिल चुकी थी। बौद्ध टेम्पल के पीछे पहाड़ों में चारों तरफ धुंध फैली हुई थी और यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी एक असली ड्रैगन का रूप ले चुकी थी। वो शून्य में मंडरा रही थी और लगातार पवित्र प्रकाश फैला रही थी। यह वही स्थान था जहां बौद्ध टेम्पल का पेट्रियार्क एकांत साधना करता था। पूरे बौद्ध टेम्पल में केवल 2 लोग यहाँ मौजूद थे, एक बौद्ध टेम्पल का पेट्रियार्क और दूसरा विवान। हे भगवान, ब्रदर ने सच में ये कर दिखाया? विवान स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। क्या माउंट सैंड वाला गुंडा सच में डर गया था? ये कैसे संभव हो सकता था? बौद्ध टेम्पल का पेट्रियार्क एक तरफ पद्मासन लगाकर बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह चुप था। सीनियर ब्रदर, मुझे जाने दो, मुझे ब्रदर की मदद करनी है। विवान खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर लड़ने का जोश भरा हुआ था। लेकिन बौद्ध टेम्पल का पेट्रियार्क शांत ही रहा। बूढ़े आदमी, मुझे जाने दो, मेरा भाई मुसीबत में है। विवान जोर से गरजा। जब से पेट्रियार्क उसे यहाँ लाया था वह पीछे के पहाड़ों में कैद था और खुद पेट्रियार्क उसकी निगरानी कर रहा था, इसलिए भागने की बिल्कुल कोई संभावना नहीं थी। मुझे जाने दो, बूढ़े आदमी, मरे होने का नाटक मत करो। अरे सुन रहे हो? लेकिन विवान चाहे जितना चिल्लाता कुछ भी बदलने वाला नहीं था। बौद्ध टेम्पल के पेट्रियार्क का उसे जवाब देने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। बूढ़े भिक्षु, मुझे जाने दो, मुझे ब्रदर की मदद करनी है। क्या तुम एक शब्द भी नहीं बोल सकते? विवान गुस्से से भर गया। लेकिन बूढ़ा भिक्षु उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर रहा था, या यूं कहें कि शुरू से ही उसका ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। उसने आंखें तक नहीं खोली, लेकिन विवान हार मानने वाला नहीं था। वह लगातार बोलता जा रहा था। उसकी आवाज़ किसी मंत्र जाप जैसी लग रही थी। बौद्ध मार्ग का पालन करने वाले लोग इस मामले में अलग होते हैं। वे सभी बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं। बूढ़े भिक्षु, आपने मुझे अन्याय और क्रूरता की स्थिति में डाल दिया है। ब्रदर ने हमेशा मुझे भाई की तरह माना, फिर भी आपने मुझे यहाँ कैद कर दिया। ब्रदर जरूर बहुत बड़े खतरे में होगा, मुझे बाहर जाने दो। बूढ़े भिक्षु, तुम्हारी करुणा कहाँ गई? ब्रदर वो भी एक इंसान है। ब्रदर हमेशा अच्छे काम करता रहा है और पुण्य कमाता रहा है। हम बस खड़े होकर उसके साथ कुछ बुरा होते नहीं देख सकते। मुझे जाने दो, अभी जाने दो। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। चाहे विवान कुछ भी कहे, बूढ़ा भिक्षु बिल्कुल नहीं हिला। लेकिन आखिर में बूढ़े भिक्षु ने मजबूर होकर आंखें खोलीं और विवान की ओर देखा। क्या तुम सच में उस आपदा की चिंता कर रहे हो? हाँ हाँ सीनियर ब्रदर, मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ। वो मेरा डेस्टिन वन है, विवान ने जल्दी से कहा। आखिरकार बूढ़े भिक्षु ने जवाब दिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसके साथ कुछ होगा? बूढ़ा भिक्षु ठंडी हंसी हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी छोटी चाल नहीं समझता? तुम सिर्फ भागना चाहते हो। अगर तुम किसी और के साथ भागते तो ठीक था, लेकिन उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल नहीं। वो बहुत बड़ा ट्रबल मेकर है। बूढ़ा भिक्षु आखिर विवान को जाने कैसे देता? बाहर जाकर ऑक्शन में शामिल होना जैसी छोटी बातों से बौद्ध टेम्पल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर बात आरव के साथ घूमने की हो तो ये बिल्कुल असंभव था। पिछली बार विवान उसकी वजह से कार्रवाई करने पर मजबूर हुआ था और उसने वैम्पायर क्लैन तथा विच क्लैन के कई एल्डर्स को मार डाला था। सौभाग्य से वह बात बाहर नहीं फैली, वरना बौद्ध टेम्पल बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। कुछ समय पहले माउंट सैंड में जो घटना हुई थी, बूढ़े भिक्षु को सोचने की भी जरूरत नहीं थी। वह तुरंत समझ गया था कि यह जरूर उसी लड़के का काम है। पहले फायर स्टार रीजन हजारों सालों तक शांत रहा था। ऐसी घटना पहले कब हुई थी? अगर बूढ़ा भिक्षु समझ सकता था तो विवान भी स्वाभाविक रूप से समझ सकता था। लेकिन अफसोस, बूढ़ा भिक्षु उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैं ब्रदर जरूर खतरे में होगा, मुझे बाहर जाना ही होगा, विवान ने दांत भींचकर कहा। हालांकि उसके दिल में वह जानता था कि आरव के साथ कुछ नहीं हो सकता। वह आदमी बेहद चालाक और खतरनाक था, उसके साथ भला क्या हो सकता था? लेकिन वह यहाँ से निकलना चाहता था। हर दिन इस वीरान जगह में फंसे रहना और सिर्फ एक बड़े गंजे आदमी को देखते रहना, ये कैसी जिंदगी थी? लेकिन दुर्भाग्य से बूढ़ा भिक्षु किसी भी हालत में उसे छोड़ने वाला नहीं था। पहले इंपीरियल बुद्धा ग्रास को रिफाइन करो, तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है। बूढ़े भिक्षु ने फिर से आंखें बंद कर लीं।
सीक्रेट रेल्म जल्द खुलने वाला है। यह इस पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों के बीच पहली सर्वोच्च लड़ाई होगी। तुम्हारी मौजूदा ताकत बहुत कमजोर है, अंदर गए तो हार जाओगे। ये विवान कुछ और कहना चाहता था, लेकिन बूढ़ा भिक्षु पहले ही अपनी चेतना बंद कर चुका था। आखिर में वह सिर्फ बेबस होकर आह भर सका। बूढ़ा भिक्षु गलत नहीं था। प्रतिभाओं की लड़ाई। विवान ने गहरी सांस ली और इंपीरियल बुद्धा ग्रास निकालकर उसे रिफाइन करना शुरू कर दिया। उस घास के भीतर बुद्धिज्म की सर्वोच्च शक्ति समाई हुई थी। पूरे फायर स्टारफील्ड में विवान को छोड़कर 3 से भी कम लोग थे जो इस जड़ी बूटी का सेवन कर सकते थे। स्पार्कल पवेलियन में सुनैना और चांदनी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कड़वी मुस्कान दी। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, वे दोनों पहले ही समझ चुकी थीं कि यह व्यक्ति कौन था। वह जरूर आरव ही था, इसमें कोई शक नहीं था। इतना बड़ा काम सिर्फ वही कर सकता था। असल में ये समझना बहुत आसान था। पहले सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक पूरे क्षेत्र में उथल-पुथल शुरू हो गई। इसका मतलब क्या था? यही कि वहां कोई नया अस्थिर तत्व आ चुका था, और उनकी नज़र में वह तत्व आरव था। शुरुआत में जब दोनों महिलाओं ने सुना कि आरव ने सेंट स्पीक की 2 महिला प्रतिभाओं का अपहरण कर लिया है, तो उनके चेहरे लंबे समय तक पीले पड़े रहे। उन्हें डर था कि कहीं आरव उनके लिए कुछ नई बहनें न ले आए। लेकिन अब ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे दोनों ने राहत की सांस ली। फतेहपुर के भीतर इतना बड़ा कारनामा करने वाला व्यक्ति जरूर हिज मैजेस्टी ही होगा। राज ने पूरे विश्वास के साथ कहा, मैंने पहले ही कहा था ये जरूर आरव का काम है। बूढ़े शेर ने शांत स्वर में कहा। लेकिन उसने उन्हें छोड़ क्यों दिया? रोहित ने उलझन से पूछा। उन्हें बंधक बनाकर रखना ज्यादा बेहतर नहीं होता? मेरा अनुमान है शायद वे दोनों महिलाएं खूबसूरत नहीं थीं, बूढ़े शेर ने सोचते हुए कहा। रोहित, राज, पूरे फतेहपुर में सिर्फ कुछ ही लोग आरव की असली पहचान जानते थे। काव्य, सोनम और वीना इस घटना से बेहद गुस्से में थीं। उनके विचार बिल्कुल सुनैना और चांदनी जैसे ही थे। सबको लग रहा था कि आरव बेईमानी कर रहा है, वह बाहर जाकर इधर उधर संबंध बना रहा था। लेकिन जब उन्होंने सुना कि वे महिलाएं वापस माउंट सैंड लौट चुकी हैं, तब जाकर महिलाओं के चेहरे थोड़े नर्म पड़े। जब से आरव ने कशिश और रोसी का अपहरण किया था, तब से उन तीनों का गुस्सा हर दिन आसमान छू रहा था और वे छोटी छोटी बातों पर भड़क जाती थीं। उसी समय ब्लड क्लैन, अर्थ बीस्ट क्लैन और सेक्रेड बीस्ट रेल्म जैसी बड़ी शक्तियों ने माउंट सैंड से संपर्क किया। वे पूरी घटना का विवरण जानना चाहते थे और यह पता लगाना चाहते थे कि उस हमलावर के साथ आखिर क्या हुआ था। और माउंट सेंट ने भी गठबंधन को ध्यान में रखते हुए कुछ नहीं छिपाया और पूरी सच्चाई बता दी। उन्होंने उन्हें अचानक ऐसे ही छोड़ दिया, और छोड़ने से पहले उसने कशिश को पीटा भी। लेकिन आखिर क्यों? वैम्पायर क्लैन, सी मॉन्स्टर क्लैन और अर्थ बीस्ट क्लैन के ऊपरी स्तर के लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। दूसरे पक्ष का आखिर मतलब क्या था? अचानक लोगों को छोड़ देना ही काफी संदिग्ध था। ऊपर से छोड़ने से पहले कशिश की पिटाई भी की गई। क्या दोनों के बीच पहले से कोई दुश्मनी थी? किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि कशिश को क्यों पीटा गया। यहाँ तक कि खुद कशिश को भी कारण नहीं पता था। जांच करो, पता लगाओ कि एनायू परिवार की कभी इस व्यक्ति से कोई दुश्मनी रही है या नहीं, या फिर एनायू परिवार के कौन कौन से शत्रु हैं। वैम्पायर क्लैन के एक एल्डर ने आदेश दिया। उसने अनुमान लगाया कि आरव द्वारा कशिश पर हमला शायद किसी पारिवारिक दुश्मनी की वजह से हुआ होगा। अगर इस सुराग का पीछा किया जाए तो शायद दूसरे पक्ष की पहचान और पृष्ठभूमि का पता चल सकता था। उसका यह विचार बाकी शक्तियों द्वारा भी तुरंत स्वीकार कर लिया गया। सभी लोग ये जांचने में जुट गए कि कशिश के परिवार की किन किन शक्तियों से दुश्मनी थी। इसी समय आरव को इन सब बातों की बिल्कुल खबर नहीं थी। वह एक बार फिर एकांत साधना में चला गया। उसके पास अभी भी पहले लूटे गए ढेर सारे खजाने और प्राचीन वस्तुएं बाकी थीं। ओरिजिनियम खर्च करने के बाद वह फिर से अमीर बन चुका था। अब जब सब पूरी तरह अब्जॉर्ब हो चुका है तो अगला कदम सोचना चाहिए। आरव खुद से बड़बड़ाया, फिर आंखें बंद करके साधना शुरू कर दी। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक एक मिनट गुजरता रहा। चुपचाप 6 महीने बीत गए। आरव की ताकत फिर थोड़ा बढ़ गई। वह रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के दूसरे स्तर की पूर्णता तक पहुंच गया। बहुत धीमा, आरव ने सिर हिलाते हुए कड़वी मुस्कान दी। वॉइड रिटर्निंग रेल्म के बाद अगले स्तर तक पहुंचना उसकी कल्पना से भी ज्यादा कठिन था।
बेशक, इसका संबंध आरव की मौजूदा ताकत से भी था। वो ऊंचे स्तर के विरोधियों से लड़ सकता था, जिसका मतलब था कि आगे बढ़ने के लिए उसे और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती। इसी दिन आरव अपने एकांत स्थान से बाहर निकला। उसके पास अब ज़्यादा एंटीक्स नहीं बचे थे। वो कुछ स्थानों की जांच करने और फिर कुछ ग्रहों को लूटने की योजना बना रहा था। काफ़ी समय से उसने वैम्पायर्स या सी मॉन्स्टर्स को परेशान नहीं किया था। संभवतः उन शक्तियों की सुरक्षा अब थोड़ी ढीली पड़ गई होगी। आरव सीक्रेट रेल्म खुलने से पहले ये सब करना चाहता था। उसने तय किया कि वह लगातार लूट साधना फिर लूट के चक्र में रहेगा। इन्हीं दोहराए जाने वाले दिनों में आरव ने 7 दिन तक अलग अलग स्थानों की जांच की। उसने आपस में जुड़े ग्रहों की एक श्रृंखला चुनी और फिर एक ही बार में हमला कर दिया। इस बार वो और भी ज़्यादा निर्दयी था। उसने सीधे उन ग्रहों को नष्ट कर दिया। सिर्फ 3 घंटे में उसने 12 ग्रह लूट लिए और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। जब वैम्पायर क्लैन, सायरन क्लैन और बाकी शक्तियों के लोग वहां पहुंचे तो वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उनके सामने सिर्फ विनाश का दृश्य बचा था। इस बड़ी लूट के बाद आरव ने फिर एक सुरक्षित ग्रह चुना और वहां एकांत साधना में जाकर अपनी ताकत बढ़ाने लगा। अगर इस बार रिटर्निंग टू वॉइड रेल्म के चौथे स्तर तक नहीं पहुंचा तो मैं एकांत से बाहर नहीं आऊंगा। आरव खुद से बड़बड़ाया। वह रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के चौथे स्तर से ज़्यादा दूर नहीं था। अगर ये लूटे गए खजाने पर्याप्त नहीं हुए तो आरव अपने कुछ ओरिजिनल क्लोन्स को निगलने तक के लिए तैयार था। उसे किसी भी हालत में रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के चौथे स्तर तक पहुंचना था, क्योंकि एक बार वह चौथे स्तर पर पहुंच गया तो वह वंस ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 प्योर वंस की मदद से एक अतिरिक्त क्लोन बना सकता था। उस समय वह बिना अपना असली रूप दिखाए लूटपाट कर पाएगा। वो अच्छी तरह जानता था वैम्पायर क्लैन, सी मॉन्स्टर क्लैन और अर्थ बीस्ट क्लैन की शक्तियां अब उससे हड्डियों तक नफरत करती थीं। इसलिए अगली लूट निश्चित रूप से बेहद खतरनाक होने वाली थी। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता था? उसके पास योजना थी। उसी समय जिन वैम्पायर्स और सी मॉन्स्टर्स को लूटा गया था वे क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने फिर से अनगिनत शक्तिशाली लोगों को अपने अपने ग्रहों की रक्षा के लिए भेज दिया। उन्होंने कसम खाई कि इस गुंडे को हर हाल में पकड़ेंगे। सेंचुरी ओल्ड प्रोडिजी सीक्रेट रेल्म खुलने का समय लगातार नजदीक आ रहा था। हाल ही में सभी बड़ी शक्तियां अपनी अपनी प्रतिभाओं को तैयार करने में पूरी ताकत लगा रही थीं। कुछ फैक्शंस ने तो अपने सीक्रेट रेल्म्स और विशेष अवसर भी खोल दिए। वे चाहते थे कि उनके प्रतिभाशाली शिष्य जितनी जल्दी हो सके उतने शक्तिशाली बन जाएं। उन्हें हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म के भीतर बाकी शक्तियों के प्रतिभाशाली लोगों को हराना था। अगर एक कदम पीछे रह गए तो हर कदम पर पीछे रहेंगे। साथ ही उनका डाउ हार्ट और मानसिक अवस्था भी प्रभावित होगी। ये सबसे प्रतिस्पर्धी युग था। उनकी शक्तियों के प्रतिभाशाली लोग किसी भी कीमत पर हार नहीं सकते थे। उन्हें शुरुआत से ही जीतना था। एंशंट बार्बेरियन ट्राइब्स के भीतर शक्तिशाली कैंक्शन बॉडी एक अराजक युद्ध के दौरान कांटों से भरी अथाह खाई में कूद गया। ये कांटे रॉयल ग्रेड मैजिक वेपन जितने मजबूत थे। अब रौनक को सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत के सहारे उस खाई की गहराई से ऊपर चढ़ना था। उसे किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। हेवनली टायरेंट बॉडी बेहद शक्तिशाली था, लेकिन इतने खतरनाक कांटों से लगातार घायल होने के बाद उसका शरीर भी टूटने लगा था। फिर भी रौनक की आंखों में लड़ने की आग भरी हुई थी। पूरा शरीर घावों से ढका होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। लव, अगली बार मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। बस इंतजार करो। और वो सफ़ेद वस्त्र वाला आदमी भी, अगर मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। वो दांत भींचकर पूरी ताकत से ऊपर चढ़ता रहा। अजूर हेवन ओवरलॉर्ड बॉडी और एंशंट होली बॉडी के बीच की शापित प्रतिद्वंद्विता अनगिनत हजारों वर्षों से चली आ रही थी। वो इस जीवन में लव को पूरी तरह दबाना चाहता था, ताकि हर कोई जान जाए कि हेवनली ओवरलॉर्ड बॉडी ही सबसे शक्तिशाली है। और अब रौनक के दिल में एक और व्यक्ति के लिए नफरत पैदा हो चुकी थी। वो था बाहर सफ़ेद वस्त्र पहनकर उसका रूप धारण करने वाला नकाबपोश आदमी जिसने लूटपाट की थी। हालांकि इस घटना का उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा था, क्योंकि सभी जानते थे कि उसे फंसाया गया है। लेकिन फिर भी रौनक बेहद गुस्से में था। अगर रौनक को कभी पता चला कि उसका रूप धारण करके लूटपाट करने वाला व्यक्ति वास्तव में लव का पिता था, तो शायद उसका चेहरा देखने लायक होगा।
सिर्फ एंशंट बार्बेरियन ट्राइब्स ने ही अपना सीक्रेट रेल्म नहीं खोला था, बाकी बड़ी शक्तियों ने भी यही किया। सभी फैक्शंस ने अपने अपने सीक्रेट रेल्म्स खोल दिए ताकि उनके प्रतिभाशाली लोग आखिरी समय में तेजी से ताकत बढ़ा सकें। यहाँ तक कि कुछ छिपे हुए पुराने मॉन्स्टर्स भी अपने निजी तौर पर प्रशिक्षित प्रतिभाशाली शिष्यों को फायर स्टार रीजन के अलग अलग खतरनाक इलाकों में लेकर गए। वे उन्हें जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों से गुजारना चाहते थे। आरव फिर से एकांत साधना में चला गया। 6 महीने बाद वह रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के चौथे स्तर तक पहुंच गया। अपने रेल्म को स्थिर करने के बाद वह आखिर वन ची ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 प्योर वंस का उपयोग करके 2 और क्लोन्स बनाने में सफल हो गया। बहुत अच्छा, आरव मुस्कुराया। 2 अतिरिक्त क्लोन्स होना मानो उसके 2 और रूप होना था। हालांकि उसके ये क्लोन्स अभी उसकी पूरी ताकत तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन उनकी शक्ति फिर भी बेहद भयानक थी। यहाँ तक कि 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के पीक एक्सपर्ट्स से भी उसके क्लोन्स लड़ सकते थे, और उसका असली शरीर अब पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। आरव को महसूस हुआ कि अब वो शायद रिफाइनिंग सुप्रीम रेल्म के पहले स्तर के विशेषज्ञ से सीधे मुकाबला कर सकता है। अभी दशकों का समय बाकी है, धीरे धीरे खेलते हैं। आरव संतुष्ट था और अपने एकांत स्थान से बाहर निकल आया। अब वो सिर्फ ब्लड क्लैन और सी डेमन क्लैन को ही नहीं लूटेगा, बल्कि सेक्रेड बीस्ट रेल्म को भी नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा आरव ने विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के ग्रहों को भी लूटने की योजना बना ली। वन ची ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 प्योर वंस से 2 अतिरिक्त क्लोन्स बनने के बाद अब उसके असली शरीर को सामने आने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, और आरव ने इससे भी ज्यादा भयानक योजना सोच ली। 3 दिन बाद एक वैम्पायर ग्रह पर लूटपाट। हमेशा की तरह अपने स्टोरेज आर्टिफैक्ट सौंप दो और तुम मारे नहीं जाओगे। आकाश में सफेद वस्त्र पहने 2 आकृतियां प्रकट हुईं। उस ग्रह के लोग तुरंत सहयोग करने लगे और अपने स्टोरेज आर्टिफैक्ट्स हवा में फेंकने लगे ताकि दूसरा पक्ष उन्हें स्पिरिचुअल पावर से खींच सके। आरव ने इतनी बार लूटपाट की थी कि अब हर कोई नियम जानता था। अगर वे आज्ञाकारी होकर स्टोरेज आर्टिफैक्ट सौंप दें तो दूसरा पक्ष उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोनों आरव क्लोन्स पुराने स्टाइल के सफेद वस्त्र पहने हुए थे। उनके कपड़े हवा में लहरा रहे थे और उनके चेहरों पर कांस्य मास्क थे। मार डालो धतेरे की। इस वैम्पायर ग्रह पर तैनात शक्तिशाली वैम्पायर्स तुरंत पहुंच गए। उन्होंने पहले की तरह स्पिरिचुअल सेंस से सामने वालों का चेहरा जांचा। रौनक, सुरेश, दोनों वैम्पायर एक्सपर्ट्स चौंक गए। पहले जब वह सफेद वस्त्र वाला आदमी लूटपाट करता था तो वह कभी रौनक बनता था और कभी सुरेश, लेकिन अब क्या हो रहा था? अचानक 2 लोग कैसे हो गए? लेकिन वे जानते थे कि अभी इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। ये दोनों नकली थे, इन्हें सीधे मार देना चाहिए। मार डालो। दोनों वैम्पायर एल्डर्स बेहद शक्तिशाली थे। उनकी ताकत 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के 9वें स्तर की पीक पर थी। आरव के दोनों क्लोन्स तुरंत दबाव में आ गए। वाकई, आरव खुद से बड़बड़ाया। उसका असली शरीर भी इसी ग्रह पर मौजूद था, लेकिन उसने अपना चेहरा बदल रखा था। कोई भी फर्क पहचान नहीं सकता था। अब वह अपने असली शरीर से चुपचाप लूट का सामान इकट्ठा कर रहा था और फिर शांतिपूर्वक निकल जाने वाला था। वो चुपचाप आया था और चुपचाप चला जाएगा। दोनों वैम्पायर एल्डर्स की आंखों में हत्या की भावना भरी हुई थी। वे हर तरह की घातक तकनीक इस्तेमाल कर रहे थे और आरव के क्लोन्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। आरव के क्लोन्स में उसके असली शरीर जितनी ताकत नहीं थी, इसलिए वे सच में दब रहे थे। इससे दोनों वैम्पायर एल्डर्स और ज्यादा उत्साहित हो गए। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा पागल आदमी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, आरव का असली शरीर बहुत दूर निकल चुका था और फिर उसने वन ची ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 प्योर वंस के क्लोन्स को समाप्त कर दिया। वह लूट का सारा सामान लेकर चुपचाप गायब हो गया। पीछे कुछ भी नहीं बचा। वे वैम्पायर एक्सपर्ट्स जो अभी तक उन क्लोन्स से लड़ रहे थे पूरी तरह स्तब्ध रह गए। ये सब क्लोन्स थे। उन्हें अपनी जिंदगी का मतलब तक समझ नहीं आ रहा था। इतनी मेहनत से लड़ाई करने के बाद भी वे सिर्फ क्लोन्स से लड़ रहे थे। दूसरे पक्ष का असली शरीर वहां था ही नहीं। वैम्पायर क्लैन की एंसेस्ट्रल लैंड से सहायता बहुत तेजी से पहुंची और जल्द ही लोग वहां आ गए। वे कहाँ हैं? वैम्पायर क्लैन के असली पावरहाउस ने ठंडी आवाज में पूछा। मैंने नहीं देखा। सारी बात समझने के बाद वे शक्तिशाली वैम्पायर्स क्रोध से पागल हो गए। एक अतिरिक्त क्लोन ये बहुत बड़ी समस्या है। आरव क्लोन्स बना सकता था,
ये बात अब कोई रहस्य नहीं थी, सभी शक्तियां उसकी इस तकनीक से बेहद सतर्क थीं। ये सच में अजीब था, इतने शक्तिशाली क्लोन्स जो लगभग असली शरीर जितने मजबूत हों। अभी की लड़ाई में तो साफ दिख रहा था कि वे दो के खिलाफ एक थे, और दोनों क्लोन्स पूरी तरह तालमेल में लड़ रहे थे। यही बात वैम्पायर्स और सी मॉन्स्टर्स जैसी शक्तियों को सबसे ज्यादा डराती थी। अब स्थिति और भी खराब हो गई थी, दूसरे पक्ष के क्लोन्स अब दो हो चुके थे। क्या इसका मतलब नहीं कि उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा? इस बार तो वे दूसरे पक्ष का असली शरीर देख तक नहीं पाए। आरव के वहां से जाने के बाद वे अगले ग्रह को लूटने के लिए आगे बढ़ गए। वही पुराना तरीका, असली शरीर सामने नहीं आया, सब काम क्लोन्स ने किया। लूटपाट, अपने स्टोरेज आर्टिफैक्ट सौंप दो और तुम नहीं मारे जाओगे। ग्रह के लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, जबकि आरव का असली शरीर चुपचाप सारा सामान इकट्ठा करता रहा। पूरी योजना बिल्कुल परफेक्ट थी, ऐसा लग रहा था मानो तीन लोग मिलकर एक परफेक्ट अपराध को अंजाम दे रहे हों। आरव अब वैम्पायर और समुद्री दैत्य जैसी शक्तियों के लिए एक दुस्वप्न बन चुका था। ये बेहद भयावह था, सिर्फ उसके दो क्लोन ही इतने खतरनाक थे कि उनकी जाति के 100 एलिफेंट रेल्म के बुजुर्ग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अगर ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति पूरी तरह विकसित हो गया तो उसके परिणामों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसी वजह से उन जातियों के कुछ पितामह स्तर के लोग भी अपने एकांतवास से बाहर आ गए। वे चुपचाप ग्रहों पर छिपकर बैठे रहे, उन्होंने जाल बिछाया और आरव के उसमें फंसने का इंतजार करने लगे। उस दिन आरव आ पहुंचा। लूट, स्टोरेज आर्टिफैक्ट सौंप दो, तब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आरव के दोनों क्लोन बेहतरीन तालमेल के साथ काम कर रहे थे, और उसी क्षण शून्य से एक विशाल हाथ उतरा जो किसी तारे जितना बड़ा था। क्या ये है? आरव के दोनों क्लोन बुरी तरह चौंक गए। इस प्रतिद्वंद्वी की आभा रिफाइनिंग सुप्रीम रेल्म से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ये बहुत भयानक था, वे उसका सामना ही नहीं कर सकते थे। बूम! 1 ची ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 प्योर वंस से बने आरव के दोनों क्लोन सीधे दबा दिए गए। यह वैम्पायर कबीले के 5वें पूर्वज थे। उनकी शक्ति अत्यंत भयावह थी, वे पहले से ही यहाँ घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने आरव के क्लोन को पकड़ा, तुरंत उसकी आभा को परखना शुरू कर दिया ताकि क्लोन के माध्यम से असली शरीर का पता लगाया जा सके। उन्होंने बहुत तेजी से कदम उठाया, अगर आरव का असली शरीर क्लोन को खत्म भी करना चाहता तब भी देर हो चुकी होती। ओह नहीं! आरव का चेहरा अचानक बदल गया। वैम्पायर सच में बेहद चालाक थे। उसका असली शरीर एक पल भी नहीं रुका और तुरंत दूर भाग निकला। अगर वह रिफाइनिंग सुप्रीम रेल्म तक पहुंच जाता तो शायद उसके पास कुछ मौका होता, लेकिन रिफाइनिंग सुप्रीम रेल्म से ऊपर के विशेषज्ञों के सामने आरव के जीतने की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। अगर उसकी आभा ऐसे किसी शक्तिशाली अस्तित्व ने पकड़ ली तो उसके पास भागने का भी मौका नहीं बचेगा। लेकिन वैम्पायर कबीले के 5वें पूर्वज ने भौहें सिकोड़ ली। बैंग बैंग, दोनों क्लोन अचानक बिखर गए। आरव ने उन्हें स्वयं समाप्त कर दिया था। अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वैम्पायर कबीले के 5वें पूर्वज स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, उन्होंने ऐसी किसी संभावना के बारे में सोचा तक नहीं था। दूसरे पक्ष की आकृति धुंध से ढकी हुई थी, जिससे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पहले वे इसलिए उसकी गतिविधियों का पता नहीं लगा पाए थे क्योंकि वे केवल हवा में गणना कर रहे थे। लेकिन अभी उन्होंने प्रतिद्वंद्वी के 2 क्लोन दबोच लिए थे। क्लोन में निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी की आभा मौजूद होनी चाहिए थी, फिर भी वे उसका पता नहीं लगा सके। आखिर यह किस स्तर का खजाना है? क्या ये सेंट स्तर से भी ऊपर हो सकता है? वैम्पायर कबीले के 5वें पूर्वज के चेहरे पर अनिश्चितता छा गई। अगर प्रतिद्वंद्वी के पास सैंड स्तर का जादुई हथियार भी होता तब भी उन्हें पूरा विश्वास था कि क्लोन पकड़ने के बाद वे उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसका मतलब था कि प्रतिद्वंद्वी का सबसे बड़ा खजाना शायद सचमुच सेंट स्तर से भी ऊपर था। ये बेहद डरावना था, कल्पना से परे भय। धिक्कार है, चाहे तुम कोई भी हो, मेरा वैम्पायर कबीला तुम्हें मार डालेगा। वैम्पायर कबीले के 5वें पूर्वज क्रोध से गरज उठे। वे खुद एकांतवास से बाहर आए थे और प्रतिद्वंद्वी के 2 क्लोन भी पकड़ लिए थे, लेकिन फिर भी सच्चाई का पता नहीं लगा सके। वैम्पायर कबीले के कई शक्तिशाली सदस्य वहां पहुंचे और 5वें पूर्वज की स्थिति पूछने लगे। दफा हो जाओ, 5वें वैम्पायर पूर्वज ने गुस्से में डांट दिया। उनका मूड बेहद खराब था।
फिर उन्होंने शून्य को चीर दिया और वहां से चले गए। डांट खाए वैम्पायर योद्धा एक दूसरे को देखने लगे और मन ही मन अपनी बदकिस्मती पर आहें भरने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। जैसे ही वे पहुंचे उन्हें डांट पड़ गई। दूसरी ओर कई ग्रह पार कर लेने के बाद भी आरव के मन में डर बना हुआ था। बहुत करीब था, अगली बार मुझे और सावधान रहना होगा और इतनी बार ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसके पास फीनिक्स रीबर्थ टेक्निक नहीं थी। अगर वह मर गया तो सच में उसके पास कोई बैकअप योजना नहीं बचेगी। इसलिए आरव ने सावधानी बरतने का फैसला किया। भले ही उसके पास पर्याप्त प्राचीन आर्टिफैक्ट न हो, फिर भी वह लापरवाही से कदम नहीं उठाएगा। ये बहुत खतरनाक था, जरा सी गलती उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकती थी। इसके बाद आरव सेक्रेड बीस्ट रेल्म पहुंचा। सेक्रेड बीस्ट रेल्म के नियंत्रण वाले ग्रह ब्लड क्लैन और सी डेमन क्लैन के ग्रहों से काफी अलग थे। आरव के यहां आने का कारण भी यही था। सेक्रेड बीस्ट रेल्म फिर से अपने विलय अभियान को शुरू करने की तैयारी कर रहा था। इसलिए आरव उन्हें परेशान करने आया था, ताकि बाद में मॉर्टल सेक्ट भी इस संघर्ष में उलझ जाए। सेक्रेड बीस्ट रेल्म पूरी तरह तैयार नहीं था। हर ग्रह पर पूर्वज स्तर के किसी व्यक्ति को तैनात करना बहुत महंगा पड़ता। किसी भी शक्ति के बुजुर्ग आमतौर पर अपनी शेष आयु बचाने के लिए लंबे समय तक खुद को सील कर लेते थे। वे ही उस शक्ति की नींव और सबसे बड़ा सहारा थे। अगर वे युद्ध में मारे जाते या गंभीर रूप से घायल हो जाते तो परिणाम साफ था। उस दिन आरव ने सेक्रेड बीस्ट रेल्म के 1 दर्जन से अधिक ग्रहों को लूट लिया और फिर चुपचाप चला गया। सेक्रेड बीस्ट रेल्म क्रोध से उबल उठा, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। इसके बाद आरव छिप गया। ये छिपाव पूरे 10 वर्षों तक चला। इस दौरान वह चुपके से मॉर्टल रेल्म भी गया। हालांकि वह वहां ज्यादा समय तक नहीं रुका, क्योंकि अब वह स्वयं खतरे में था। अगर वह मॉर्टल सेक्ट में रुका रहता तो संभव था कि वह उन पर असहनीय आपदा ले आता। इन 10 वर्षों में आरव ने कहीं भी लूटपाट करने की कोशिश नहीं की। उसकी समझ का स्तर भी बढ़ गया। वह रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के 4थे स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गया। लेकिन यह अब भी बहुत धीमा था। एकांतवास से बाहर आने के बाद आरव ने बहुत सी खबरें सुनी। उदाहरण के लिए पर्पल मैंशन डाउ बॉडी ललित ने एक ही दिन में 3 स्तर पार कर लिए। वह सीधे 100 फिनोमिना रेल्म के प्रथम स्तर तक पहुंच गया। ये सुनकर आरव भी दंग रह गया। एक दिन में 3 छोटे स्तर पार करना, ये तो उससे भी ज्यादा विचित्र था। इसके अलावा एंशंट बार्बेरियन ट्राइब का अभय भी था। उसकी कल्टिवेशन 2 स्तर बढ़ चुकी थी और उसकी शारीरिक शक्ति अब डाउ रिफाइनिंग रेल्म विशेषज्ञ के बराबर हो गई थी। वो पहले से कई गुना अधिक भयावह हो चुका था और ट्रेजर पवेलियन का लव भी था। उसकी रक्त ऊर्जा अब सुनहरे ड्रैगन का रूप ले सकती थी, जिससे उसकी शक्ति और भी बढ़ गई थी। ये खबर सुनने के बाद आरव पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने तन्वी के बारे में भी सुना कि वह और अधिक शक्तिशाली हो गई है। हालांकि उसकी प्रगति लव जितनी विचित्र नहीं थी। इसके अलावा सेंट स्पीक की कशिश भी मानो पागल हो चुकी थी। वो हर दिन पागलों की तरह साधना कर रही थी ताकि अपनी शक्ति बढ़ा सके। इन महान शक्तियों के संसाधन और नींव सच में हैरान कर देने वाली हैं। आरव ने सिर हिलाते हुए कड़वी मुस्कान दी। उसे पहले लगता था कि प्राचीन आर्टिफैक्ट्स को अवशोषित करने की अपनी क्षमता के कारण वह पहले से ही बेहद असाधारण है। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि फायर स्टारफील्ड के ये सभी प्रतिभाशाली लोग बेहद भयानक थे। कुछ अन्य असाधारण व्यक्तियों में सुरेश की शक्ति भी काफी बढ़ चुकी थी। वो 10 वर्षों तक एकांतवास में रहकर तलवारबाजी का अध्ययन करता रहा। उसने यादव फैमिली के 13वें पूर्वज से दिव्य शक्तियां सीखीं। मौजूदा सुरेश कहा जाता है कि वह एक तलवार से सभी नियमों को तोड़ने वाले डाओ की साधना कर रहा था, ताकि वह अपने युग के अजेय लोगों को परास्त कर सके। ये खबर सुनकर आरव ने मन ही मन सिर हिलाया। ये सुरेश आखिरकार थोड़ा सामान्य व्यवहार कर रहा है। अगर सुरेश पहले से इतना सामान्य होता तो आरव उसे और तन्वी को साथ रहने से कभी नहीं रोकता। लेकिन यादव फैमिली का सुरेश फिर से रेल्म ऑफ लाइट गया था और लौटने के बाद यादव फैमिली के 13वें पूर्वज ने उसकी टांगें तोड़ दीं। क्या उसने आखिर किया क्या? सुना है यादव फैमिली के 13वें पूर्वज ने जो जादुई आर्टिफैक्ट उसे दिया था वही उसने तन्वी को दे दिया। फिर 13वें पूर्वज खुद ब्राइट रेल्म गए और वह आर्टिफैक्ट वापस लाए। ऐसा लगता है कि ब्राइट रेल्म की उस छोटी लड़की ने उनसे काफी खजाने भी ऐंठ लिए। आसपास के लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे। सुरेश की हालत वाकई काफी मजेदार थी।
आरव अपना चेहरा ढकने से खुद को रोक नहीं पाया। यह आदमी अब भी बिल्कुल वैसा ही था। क्या तुमने सुना? हेवन मेंडिंग पवेलियन में अचानक एक नया प्रतिभाशाली व्यक्ति उभरा है जिसने अर्थ स्पिरिट बॉडी जागृत कर लिया है। अर्थ स्पिरिट बॉडी, 5 तत्वीय स्पिरिट बॉडी में से एक? हाँ, उसका नाम राजन बताया जा रहा है। ये सुनकर आरव की भौहें तन गईं। राजन, उसका प्रेम प्रतिद्वंद्वी? उसने अर्थ स्पिरिट बॉडी जागृत कर लिया था। अर्थ स्पिरिट बॉडी 5 तत्वीय आत्मिक शरीरों में से एक था। वे जन्म से ही पृथ्वी तत्व की शक्ति के लिए उपयुक्त होते थे। कोई भी पृथ्वी तत्व तकनीक वे सीधे इस्तेमाल कर सकते थे क्योंकि वे धरती की शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे। इस प्रकार की काया पृथ्वी तत्व से भरपूर क्षेत्रों में अत्यंत शक्तिशाली होती थी। इस प्रकार के शरीर की एक और विशेषता थी, वह ये कि उसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती थी। 5 तत्वीय आत्माओं का भाग्य था कि वे एक दूसरे को निगलें। बाकी 4 प्रकार की काया को निगलकर वह व्यक्ति एक वास्तविक 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल बॉडी में विकसित हो सकता था। सच्चा 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल बॉडी बेहद भयावह माना जाता था। कहा जाता था कि समान स्तर पर वह अजेय होता है। जब तक किसी की शक्ति उससे बहुत अधिक न हो तब तक उसका कोई समाधान नहीं था। मेरा प्रतिद्वंद्वी और मजबूत हो गया, आरव बुदबुदाया और राजन को मारने का इरादा करने लगा। दूसरे पक्ष के मन में हमेशा से सुनैना के लिए भावनाएं थीं। अब जब उसने अर्थ स्पिरिट बॉडी जागृत कर लिया था तो हेवन मेंडिंग पवेलियन में उसका स्थान निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति को खत्म नहीं किया गया तो सुनैना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। अगर राजन ने हस्तक्षेप कर दिया और स्पार्कल पवेलियन से उनका विवाह तय करवा दिया तो सिर्फ यही बात सुनैना के लिए बेहद मुश्किल पैदा कर सकती थी। इन दिनों बहुत से प्रतिभाशाली लोग जागृत हो रहे हैं। सुना है कि राजन को भी हेवन मेंडिंग पवेलियन ने एक गुप्त लोक में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया है। हेवनली प्रोडिजी सीक्रेट रेल्म खुलने तक वह बाहर नहीं आएगा। पास बैठे किसी व्यक्ति ने कहा। ये सुनकर आरव ने राहत की सांस ली और थोड़ा शांत हुआ। जब तक उनका सामना नहीं होता तब तक सब ठीक है। यह सही है, हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म खुलने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा। आखिर ये सभी परिवार प्रतिभाशाली लोगों को इतना महत्व क्यों देते हैं? मुझे नहीं पता। फायर स्टारफील्ड में पहले भी युवा पीढ़ी के बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र थी, लेकिन कभी इतनी भयानक नहीं रही थी। यहाँ तक कि बड़ी शक्तियाँ भी इतनी चिंतित थीं कि वे अपने अपने प्रतिभाशाली युवाओं की तेजी से वृद्धि के लिए अपने संसाधन तक बलिदान करने को तैयार थीं। कुछ और जानकारी जानने के बाद आरव वहाँ से चला गया। इन दिनों हर शक्ति के प्रतिभाशाली लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे। कौन सी शक्ति ने कौन सा गुप्त लोक खोला और अपने प्रतिभाशाली युवाओं को प्रशिक्षण के लिए भेजा? आरव अब इन सब में रुचि खो चुका था। वहां से जाने के बाद वह कई ग्रहों पर गायब हो गया। इस बार उसने वैम्पायर या अर्थ बीस्ट क्लैन को नहीं छेड़ा। इसके बजाय उसने अपने क्लोनों का उपयोग करके विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन को लूटना शुरू किया। अब आरव को पूरा विश्वास था कि उसके 2 क्लोन उन ग्रहों के बुजुर्गों को दबा सकते हैं, जबकि उसका असली शरीर युद्ध की लूट लेकर भाग जाता था। वह और मजबूत होना चाहता था, उसे तुरंत मजबूत बनना था। फायर स्टार रीजन की स्थिति इस समय बेहद जटिल हो चुकी थी। यहाँ तक कि लव और तन्वी भी और अधिक शक्तिशाली हो चुके थे। एक पिता होने के नाते आरव बिल्कुल शांत नहीं रह सकता था। लूट, स्टोरेज आर्टिफैक्ट सौंप दो, तब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आरव के 2 क्लोन प्रकट हुए, एक सफ़ेद वस्त्रों में, दूसरा कांस्य मुखौटा पहने हुए। वे ची के 3PO1s का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने विच गॉड क्लैन के ग्रहों को बिना किसी दया के लूटना शुरू कर दिया। वो अब भी पुराने नियम का पालन कर रहा था, स्टोरेज आर्टिफैक्ट दे दो तो जान बच जाएगी। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन को पहले कभी आरव ने नहीं लूटा था। ये पहली बार था, इसलिए वे पूरी तरह अचंभित रह गए। बिना किसी चेतावनी के उन पर हमला हुआ और उन्हें लूट लिया गया। मार डालो। दोनों जातियों के अनगिनत शक्तिशाली लोग आरव को रोकने के लिए निकल पड़े, लेकिन दुर्भाग्य से 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म से नीचे कोई भी आरव के क्लोन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था जब तक कि वह कोई अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति न हो। यहाँ तक कि वैम्पायर कबीले के बुजुर्ग भी आरव का कुछ नहीं कर पाए थे। अंत में वे भी आरव के असली शरीर द्वारा युद्ध की लूट बनाकर ले जाए गए थे। वंची ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3PO1s के 2 क्लोन विच गॉड क्लैन के जीवों का बेरहमी से संहार कर रहे थे। इसे बस ब्याज समझा जा सकता था।
वहां से निकलने के बाद आरव सीधे अगले ग्रह की ओर बढ़ गया। उसे अच्छी तरह पता था कि लूटपाट एक ही बार में पूरी करनी होती है। इस काम के बाद उसे कुछ समय के लिए गायब हो जाना पड़ेगा। हाल के दिनों में आरव बहुत अधिक सक्रिय हो गया था, और ऊपर से उसने विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन दोनों को उकसा दिया था। पहले वो उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि उन दोनों जातियों में बहुत अधिक शक्तिशाली लोग थे। उसे डर था कि वह सफलतापूर्वक बच नहीं पाएगा, लेकिन अब स्थिति अलग थी। अब वो 2 क्लोन बना सकता था। आरव के लिए यह मानो बाघ को पंख लग जाने जैसा था। यहाँ तक कि आरव सोचने लगा था अगर वह 1 ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 प्योर वंस के 3 क्लोन बना सके तो तब जाकर लूटपाट करे तो क्या होगा? क्या वे शक्तिशाली लोग पूरी तरह स्तब्ध नहीं रह जाएंगे? इन दोनों बड़ी शक्तियों के ग्रहों को लूटते समय आरव रास्ते में उनके कुछ और शक्तिशाली सदस्यों को भी मार सकता था। इसे भी वह ब्याज ही मानता था, हालांकि वह न तो लापरवाह था और न ही आवेगी। उसे अच्छी तरह पता था कि ये दोनों जातियां साधारण नहीं थीं। इसलिए आरव ने हाल ही में फिर से एकांतवास में जाकर अपनी शक्ति बढ़ाने की योजना बनाई। पहले शक्ति बढ़ाओ फिर लूट शुरू करो। दिन बीतते गए, पलक झपकते ही 10 साल गुजर गए। अब हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म खुलने में 80 वर्ष से भी कम समय बचा था। इन 10 वर्षों में आरव ने अपने लूटे गए सभी प्राचीन आर्टिफैक्ट्स को परिष्कृत कर लिया था। लेकिन वह जल्दबाजी में बाहर नहीं आया, क्योंकि बीच में वह एक बार बाहर निकला था। हालांकि विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन इतने क्रोधित थे कि कई वर्षों बाद भी उनकी सतर्कता में जरा भी कमी नहीं आई थी। वैम्पायर और सी मॉन्स्टर्स भी ऐसे ही थे। पिछली बार जब आरव एकांतवास से बाहर आया था तब उसे कोई अवसर नहीं मिला था। अब वह फिर से बाहर निकला। स्थिति की सामान्य जानकारी लेने के बाद वह फिर से इन जातीय शक्तियों में घुस गया। वह लूटपाट का नया दौर शुरू करने वाला था। आरव के पास उन बड़ी शक्तियों जैसे संसाधन और खजाने नहीं थे जिनसे उसकी शक्ति तेजी से बढ़ सके। इसलिए वह केवल इन्हीं शत्रु शक्तियों पर निर्भर रह सकता था। यहाँ तक कि हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म के खुलने के कारण अजूर हेवन ओवरलॉर्ड बॉडी और एंशिएंट डेसोलेट सेंट बॉडी के बीच का द्वंद्व भी स्थगित कर दिया गया। दोनों पक्षों ने सहमति दी कि वे गुप्त लोक में प्रवेश करने के बाद ही इसका फैसला करेंगे। बाहरी लोगों को ये भले चौंकाने वाला लगे, लेकिन ये पूरी तरह उचित था। आखिरकार हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म सबसे महत्वपूर्ण था। आरव लगातार लूटता और संहार करता रहा। सिर्फ एक दिन के भीतर व्हाइट रोब डेमन की ख्याति फिर से लौट आए। इससे विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन की शक्तियों को एक और बड़ा झटका लगा। आखिर वह कौन है? धिक्कार है, उसे मर जाना चाहिए। जिन जातियों को आरव ने लूटा था वे क्रोध से उबल रही थीं। दुर्भाग्य से वे आरव की असली पहचान तक नहीं जान पाए। उन्होंने पहले कशिश के परिवार की भी जांच की थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ये काम पूरा करने के बाद आरव फिर से छिप गया। वह और शक्तिशाली बनना चाहता था। जब उसके पास पर्याप्त शक्ति होगी तब वह पूरे फायर स्टार डोमेन को हिला देगा। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन का पूर्ण विनाश कर देगा। समय तेजी से बीतता गया। 30 वर्ष गुजर गए। अब हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म खुलने में 50 वर्ष से भी कम समय बचा था। उसी दिन बौद्ध टेम्पल से स्वर्गीय बौद्ध मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी और आसपास के सैकड़ों ग्रहों के सूखे वृक्ष फिर से जीवित हो गए। बौद्ध टेम्पल ने घोषणा की, लिटिल एंसेस्टर हयन ने सफलता प्राप्त कर ली है। इसी कारण स्वर्ग और पृथ्वी की ध्वनियां गूंज उठीं। हालांकि यह सफलता कैसे प्राप्त हुई? बौद्ध टेम्पल ने इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की। ये बौद्ध टेम्पल के पितामह का आदेश था। हयन को इंपीरियल बुद्धा ग्रास को पूरी तरह परिष्कृत करने में पूरे 50 वर्ष लगे। उसकी शक्ति ने अविश्वसनीय छलांग लगाई। बेशक बौद्ध टेम्पल इंपीरियल बुद्धा अर्ब से जुड़ी जानकारी उजागर नहीं कर सकता था, वरना अगर किसी दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति ने इसका अनुमान लगा लिया तो भविष्य में बौद्ध टेम्पल के लिए परेशानी खड़ी हो सकती थी। हयन बुरा नहीं है, आरव मुस्कुराया। हालांकि उसने उस युवा भिक्षु के साथ बहुत कम समय बिताया था, लेकिन उनके बीच अच्छा संबंध था। भले ही दूसरा पक्ष अजीब व्यवहार करता था और कहता था कि आरव उसका नियत व्यक्ति है, लेकिन आरव अच्छी तरह जानता था कि हुइन के मन में कोई बुरा इरादा नहीं था। एकांतवास से बाहर आने के बाद आरव ने फिर से लूटपाट शुरू कर दी। जैसे जैसे उसकी कल्टिवेशन बढ़ती गई, जिन जातियों और शक्तियों को वह लूटता था वे और अधिक हताश होती गईं। बाहर नई अफवाहें तक फैलने लगी।
क्या तुमने सुना? कल विच गॉड क्लैन का ग्रह तबाह कर दिया गया। बिल्कुल सुना, सिर्फ विच गॉड क्लैन ही नहीं, आइस क्लैन और ब्लड क्लैन के ग्रह भी लूट लिए गए। वो सफ़ेद वस्त्रों वाला युवक अब और भी शक्तिशाली लगता है। सुना है कि उसने एक साथ 2 ग्रहों को लूटा। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? आखिर वो कौन सी क्लोन तकनीक है? अनगिनत लोग चर्चा कर रहे थे। सभी का मानना था कि सफ़ेद वस्त्रों वाला ये रहस्यमयी युवक वर्तमान युग की बड़ी शक्तियों के प्रतिभाशाली युवाओं से किसी भी तरह कम नहीं था। इस विचार का किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि यही सच था। लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी आरव की असली उत्पत्ति या पृष्ठभूमि नहीं जानता था। इससे फायर स्टार रीजन के अनगिनत लोग परेशान थे, खासकर विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन जैसी शक्तियां। वे बदला लेना भी चाहते तो समझ नहीं पाते कि आखिर किसे खोजें। दुर्भाग्य से इस आदमी के व्यवहार का कोई निश्चित पैटर्न ही नहीं था। यहाँ तक कि हर संभव कीमत चुकाकर की गई गणनाओं से भी उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पलक झपकते ही और 10 वर्ष गुजर गए। ड्रैगन पैलेस, उसका नंबर 1 प्रतिभाशाली युवक नूर। उसकी कल्टिवेशन अचानक आसमान छूने लगी। कुछ समय तक वह बेहद लो प्रोफाइल रहा, इसलिए बाहर उसकी कोई खबर नहीं थी। लेकिन अब खबर फैल चुकी थी। नूर 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के 5वें स्तर तक पहुंच चुका था। वो वर्तमान युग के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों में गिना जाने लगा था। इसके अलावा उसके पास उच्च स्तर के विरोधियों को चुनौती देने की क्षमता भी थी। 100 एलिफेंट रेल्म के लोग भी उसके सामने टिक नहीं सकते थे। यहाँ तक कि डाउ रिफाइनिंग रेल्म के 5वें स्तर तक पहुँचने से पहले भी सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो उसका मुकाबला कर सकता था। कई वर्षों तक छिपे रहने के बाद नूर आखिरकार एकांतवास से बाहर आ गया। ये खबर फैलते ही पूरे फायर स्टार रीजन में फिर से हलचल मच गई। बहुत शक्तिशाली नूर शायद इस समय फायर स्टार रीजन की युवा पीढ़ी का सबसे ताकतवर प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ये कहना मुश्किल है, अभी तक किसी को पर्पल मैंशन डाउ बॉडी ललित की असली स्थिति के बारे में पता नहीं है। ये हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म काफ़ी रोमांचक लग रहा है। नूर का नाम पूरे क्षेत्र में गूंज उठा। इससे अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए। इतनी कम उम्र में ही वह 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म तक पहुंच चुका था और अब रिफाइनिंग सुप्रीम रेल्म के विशेषज्ञों से भी लड़ सकता था। नूर निश्चित रूप से युवा पीढ़ी के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में शामिल था। इसके कुछ और वर्ष बीत गए। हार्ट ओपनिंग गेट में एकांतवास में गया सविता भी बाहर आ गया। उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी और कहा जा रहा था कि उसे फॉल्कन सेक्ट के संस्थापक की वास्तविक शिक्षाएं प्राप्त हो गई हैं। उसने निर्दयी मार्ग का सार समझ लिया था। लेकिन वह कितना शक्तिशाली बन चुका है ये किसी को नहीं पता था। इस घटना के साथ एक पुरानी बात भी फिर से सामने आ गई। वह ये कि सविता के मन में एंशिएंट होली बॉडी लव के लिए भावनाएं थीं, लेकिन लव ने कभी उसमें रुचि नहीं दिखाए। यह मामला बाहर आते ही अनगिनत लोगों के बीच गर्म चर्चा का विषय बन गया। तुम लोगों को क्या लगता है, अगर भविष्य में सविता सच में रूथलेसनेस पाथ की साधना पूरी कर लेती है तो क्या उसका लव के साथ रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। फॉल्कन सेक्ट की तकनीक को अंत तक साधने के बाद इंसान अपने माता पिता तक को पहचानना बंद कर देता है। यह मामला सच में काफी दिलचस्प है। अफवाहें चारों ओर फैल रही थीं। भीड़ के बीच चलते हुए ये सब सुनकर आरव के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं। वो सच में कहना चाहता था, इन सब बातों का तुम लोगों से आखिर क्या लेना देना है? यहाँ तक कि लव का असली पिता भी इसकी परवाह नहीं करता। बेशक आरव ने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाकी बातों के बारे में बाद में सोचा जाएगा। उसी समय सविता की वास्तविक शिक्षाओं से जुड़ी खबरों में एक और बात सामने आई। मानव जाति की एक बड़ी शक्ति शुक्ला फैमिली का प्रतिभाशाली युवक जसवंत भी आगे बढ़ चुका था। वह 100 फिनोमिना रेल्म के 4थे स्तर तक पहुंच गया था। शुक्ला फैमिली काफी लो प्रोफाइल रहता है। हाँ, उनके परिवार का प्रतिभाशाली युवक इतने लंबे समय तक अपनी कल्टिवेशन छिपाकर रखा और अब जाकर उसने अपनी असली शक्ति दिखाई है। अपनी शक्ति छिपाकर रखना और लो प्रोफाइल रहना एक आम बात थी। सिर्फ शुक्ला फैमिली ही ऐसा नहीं कर रहा था, कई अन्य बड़ी जातियां और शक्तियां भी यही कर रही थीं। उनके प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी भी छिपे रहना पसंद कर रहे थे। यहाँ तक कि आरव के मन में भी संदेह पैदा हो गया, क्या अभी भी और भी छिपे हुए असाधारण लोग मौजूद हैं? और विच गॉड क्लैन, आइस क्लैन और ब्लड क्लैन के प्रतिभाशाली युवाओं का क्या? आरव खुद से बुदबुदाया। कोशा छोड़ने से पहले उसने सच में इन जातियों के बड़ी संख्या में दैत्यों को मार डाला था।
लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि इन जातियों के असली प्रत्यक्ष वंशजों में अब भी प्रतिभाशाली लोग मौजूद थे। वे आसानी से अपने असली प्रतिभाशाली युवाओं को कोशा जैसी जगहों पर प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजते। पहली बात, वहां से मिलने वाला लाभ बहुत कम था, और दूसरी बात, दुर्घटनाएं आसानी से हो सकती थीं। भले ही संभावना बहुत कम हो, फिर भी जोखिम नहीं लिया जा सकता था। समय लगातार आगे बढ़ता गया और 10 वर्ष बीत गए। हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म के खुलने का दिन अब और भी करीब आ गया था। विभिन्न शक्तियों ने तो सट्टेबाजी के मंच तक बना दिए थे। दांव भी बहुत सरल था। पहले से अनुमान लगाओ कि सीक्रेट रेल्म के भीतर किस शक्ति का प्रतिभाशाली युवक सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। ये सीक्रेट रेल्म संयुक्त रूप से बौद्ध टेम्पल और रामपुर पवेलियन के नियंत्रण में था। इसके भीतर आत्मिक अस्तित्व मौजूद थे। अंत में उसमें प्रवेश करने वाले सभी असाधारण व्यक्तियों की रैंकिंग तय की जाएगी। इनमें बौद्ध टेम्पल के युवा पूर्वज विवान की लोकप्रियता बहुत अधिक थी। पर्पल मैंशन डाओ बॉडी ललित की लोकप्रियता भी बेहद ऊंची थी। कारण बहुत सरल था, ये सीक्रेट रेल्म उनकी ही दो शक्तियों के नियंत्रण में था। अगर किसी को भीतर कुछ विशेष सुविधाएं न मिले तो शायद कोई इस पर विश्वास ही नहीं करेगा। इसके बाद नूर का नाम था, फिर शुक्ला फैमिली का जसवंत, एंशिएंट सेक्रेड बॉडी लव और अजूर स्काई ओवरलॉर्ड बॉडी रौनक। ये सभी विभिन्न ऑर्थोडॉक्स शक्तियों के प्रतिभाशाली और अद्वितीय युवक थे। यहाँ तक कि वैम्पायर विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के प्रतिभाशाली लोग भी अब सामने आने लगे थे। विच गॉड क्लैन का एक अद्भुत प्रतिभाशाली युवक था, वर्तमान पीढ़ी में विच गॉड क्लैन का सबसे राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति। रिचर्ड, इंपीरियल रेल्म के तीसरे स्तर पर, कहा जाता था कि उसके पास 7 स्टार ट्रेजर बॉडी नाम की दुर्लभ काया थी। वह तारों की शक्ति को अवशोषित कर सकता था और उसकी शारीरिक शक्ति बेहद भयावह और रहस्यमयी थी। आइस क्लैन का सबसे राक्षसी प्रतिभाशाली युवक, विनोद, इंपीरियल रेल्म के तीसरे स्तर पर, उसकी क्षमताएं अब तक अज्ञात थीं। वर्तमान युग में वैम्पायर कबीले का सबसे भयावह प्रतिभाशाली युवक, ब्लड फ्रेंजी, 100 इमेजेस रेल्म के दूसरे स्तर पर, सी डेमन क्लैन और अर्थ बीस्ट क्लैन के राक्षसी प्रतिभाशाली युवक भी धीरे धीरे सामने आने लगे। ये सभी शक्तियां बेहद भयानक और ताकतवर थीं। इन सब बातों को जानने के बाद आरव का मूड काफी अच्छा हो गया। आओ, जितने ज्यादा आ सकते हो उतने भेजो, मैं सबको मार डालूंगा। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बेहद ठंडी थी। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के प्रतिभाशाली युवाओं को मारने में आरव को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। आरव ने एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी। इस बार उसे काफी लंबे समय बाद मौका मिला था। कोई उपाय नहीं था। विच गॉड क्लैन, आइस क्लैन और ब्लड क्लैन बहुत अधिक सतर्क हो चुके थे, जिससे आरव को कोई अवसर नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बार स्थिति बेहतर थी। आरव को फिर से हमला करने का मौका मिल गया। आरव बेहद निर्दयी था और उसने किसी पर दया नहीं दिखाई। इससे इन बड़ी शक्तियों को एक और भारी झटका लगा और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही उनकी प्रतिष्ठा को भी गंभीर क्षति पहुंची। बेशक आरव केवल छोटे ग्रहों को लूटता था, वास्तविक बड़े ग्रह पहले से पूरी तरह तैयार रहते थे और आरव के लिए उन्हें लूटना असंभव था। वह तो सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा होता। जिन ग्रहों को उसने लूटा वे वास्तव में विच गॉड क्लैन या आइस क्लैन को अपंग नहीं बना सकते थे, लेकिन यह उनके लिए बेहद शर्मनाक था। इस बार लूटे जाने के बाद आइस क्लैन और विच गॉड क्लैन के राक्षसी प्रतिभाशाली युवाओं ने खुलकर घोषणा कर दी। उन्होंने सफेद वस्त्रों वाले उस व्यक्ति को चुनौती दी। एक जीवन मरण की लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। अगर तुम सच में मर्द हो तो छिपकर घूमना बंद करो, सामने आओ और मेरे साथ निष्पक्ष लड़ाई लड़ो, विच गॉड क्लैन के रिचर्ड ने घोषणा की। वह अपने हाथों से आरव को मारना चाहता था। उसने खुलेआम कहा कि वह आरव का सिर काटकर पूरी दुनिया के सामने उससे युद्ध करेगा। काया, तुम बस चूहे की तरह छिपकर घूम सकते हो। अगर हिम्मत है तो सामने आओ, मैं तुम्हें एक हाथ से ही कुचल दूंगा। आइस क्लैन के विनोद ने भी घोषणा कर दी। वह रिचर्ड से भी ज्यादा घमंडी था और दावा कर रहा था कि वह आरव को सिर्फ एक हाथ से मार देगा। यहाँ तक कि वैम्पायर और सी मॉन्स्टर क्लैन के सबसे शक्तिशाली युवा प्रतिभाशाली लोगों ने भी अपनी घोषणाएं कर दीं। लेकिन अफसोस, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सफेद वस्त्रों वाला युवक बिल्कुल चुप रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सच में काया होने की अपनी बदनामी स्वीकार कर ली हो। लेकिन फायर स्टार रीजन का हर व्यक्ति यह जानता था, यह आदमी कोई काया नहीं था बल्कि असली राक्षस था।
जरा देखो तो सही। प्रकट होने के बाद से उसने कितने बड़े बड़े काम कर डाले थे। कौन विश्वास करेगा कि वह काया है? यहाँ तक कि विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन भी इस पर विश्वास नहीं करते थे। जब आरव को इस बारे में पता चला, उसके चेहरे पर गुस्से का जरा भी निशान नहीं आया। विच गॉड क्लैन, आइस क्लैन, ब्लड क्लैन, बस इंतजार करो। सीक्रेट रेल्म में प्रवेश करने के बाद देखता हूँ तुम लोगों से कैसे निपटता हूँ। आरव ठंडी हंसी हंसा और उसके भीतर हत्या की इच्छा उबलने लगी। अगर वह इन राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों की चुनौती स्वीकार करके आमने सामने लड़ने चला जाए तो वह सच में मूर्ख कहलाएगा। क्या उसे उम्मीद करनी चाहिए कि विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन अपना वादा निभाएंगे? सपने देखना बंद करो। समय तेजी से बीतता गया। अब हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म खुलने में केवल 10 वर्ष बाकी थे। विभिन्न शक्तियों और बड़े वंशों के प्रतिभाशाली युवक एक एक करके सामने आने लगे और उनके नाम बाहरी दुनिया में दूर दूर तक फैलने लगे। आरव भी वहां से चला गया। वो मॉर्टल रेल्म पहुंच गया। इस बार मॉर्टल सेक्ट आने का उसके पास कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। बहुत बड़ी मात्रा में ओरिजिनियम छोड़ने के बाद आरव जयंत को अपने साथ ले गया। बड़े भाई, आप सच में अभी भी जिंदा हैं? जयंत पूरी तरह स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आरव अब भी जीवित है। क्या हुआ? हैरान हो? आरव मुस्कुराया। नहीं, मैं हैरान नहीं हूं। मुझे पता था कि आप नहीं मरेंगे बड़े भाई। जयंत अत्यधिक खुश हो गया। वह अपने जीवन में कभी इतना खुश नहीं हुआ था। बड़े भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? जयंत ने पूछा। स्पिरिट बीस्ट ब्रेसलेट के अंदर चलो, तुम्हें खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। आरव मुस्कुराया। ठीक है। जयंत ने तुरंत सहमति दे दी। आरव दूर निकल गया। उसकी कल्टिवेशन अब रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के 6ठे स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। वह बेहद शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन फिर भी विनम्र बना हुआ था। फायर स्टार रीजन के भीतर अब भी बहुत से लोग थे जो उसे मार सकते थे। आरव जयंत को इसलिए साथ ले जा रहा था ताकि वह फायर स्टार रीजन के उन राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों की ठीक से सेवा कर सके। उन्हें अच्छा अनुभव मिलना चाहिए। लेकिन सीक्रेट रेल्म में प्रवेश के लिए उपलब्ध स्थानों का क्या होगा? आरव खुद से बुदबुदाया। हेवनली प्राइड सीक्रेट रेल्म में प्रवेश करने के लिए विशेष कोटा की आवश्यकता थी। ये स्थान विभिन्न बड़ी शक्तियों के पास होते थे। आरव की मूल योजना ये थी कि सीक्रेट रेल्म खुलने के समय वह किसी संप्रदाय में शामिल हो जाएगा या फिर कुछ संसाधनों के बदले प्रवेश का एक स्थान प्राप्त कर लेगा। लेकिन अब उसकी विवान के साथ अच्छी मित्रता हो चुकी थी। इस मामले में आरव को सिर्फ विवान से बात करनी थी। बौद्ध टेम्पल निश्चित रूप से उसे अंदर जाने देगा। सीधे विवान के पास जाना कहीं आसान था। लेकिन आरव अपनी असली पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि विवान से भी आरव फिलहाल अपनी पहचान छिपाकर रखना चाहता था। ये कुछ देर सोचने के बाद आरव ने पहले उन छोटी शक्तियों को देखने का फैसला किया जिनके पास सीक्रेट रेल्म में प्रवेश के कोटा थे। अगर वो चुपचाप उनमें घुस सकता है तो फिर विवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो अंदर नहीं घुस पाया तब विवान से बात करेगा। उनके संबंधों को देखते हुए विवान निश्चित रूप से उसकी मदद करेगी। कौन कौन सी शक्तियों के पास सीक्रेट रेल्म में प्रवेश का कोटा है? यह कोई रहस्य नहीं था और आसानी से पता लगाया जा सकता था। आरव एक बेहद सुंदर स्थान पर पहुंचा जहां एक शक्तिशाली संप्रदाय दर्जनों ग्रहों को नियंत्रित करता था। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट। उनकी शक्ति काफी अच्छी थी। वहां कई शक्तिशाली लोग मौजूद थे। हालांकि उनके पास एंसेस्ट्रल लेवल के केवल 2 विशेषज्ञ थे और उनकी ताकत भी बहुत अधिक नहीं थी। उनकी नींव पर्याप्त गहरी नहीं थी, इसलिए इस शक्ति ने विस्तार करने का चुनाव नहीं किया। वे बस अपने दर्जनों ग्रहों की ईमानदारी से रक्षा करते रहे और वर्षों से वहां शांति और स्थिरता बनी हुई थी। आरव यहां पहुंच चुका था। वह पहले भी इस ग्रह में घुसपैठ कर चुका था। बुरा नहीं, आरव ने यहां जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के पास कुल 10 स्थान थे। वे अपने 10 सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली युवाओं को सीक्रेट रेल्म में प्रशिक्षण के लिए भेज सकते थे। यहाँ तक कि अब भी आरव को नहीं पता था कि उस सीक्रेट रेल्म के भीतर आखिर कौन सा अवसर छिपा हुआ है। पिछली बार विवान से उसकी मुलाकात बहुत जल्दी खत्म हो गई थी, इसलिए उसे इन चीज़ों के बारे में पूछने का समय ही नहीं मिला। सीक्रेट रेल्म खुलने के बाद तुम्हें क्या लगता है जेड कॉल्ड्रन सेक्ट किसे लड़ाई के लिए भेजेगा? संभवतः फेरी लिन को एक स्थान मिलेगा।
गिरीश के पास जरूर कोई कारण होगा। अब वह 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के प्रथम स्तर तक पहुंच चुका है और सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली युवक बन गया है। और उस अमर के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो? उसके बारे में कहना मुश्किल है। हालांकि उसे जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में शामिल हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन कहा जाता है कि वह बेहद असाधारण प्रतिभाशाली है और उसकी कल्टिवेशन गति अविश्वसनीय रूप से तेज है। अमर। आरव अचानक चौंक गया। ये नाम उसे इतना परिचित क्यों लग रहा था? अमर लोकेश? कुछ सोचने के बाद आरव को लगा कि शायद ये लोकेश का दूसरा नाम हो सकता है। क्या लोकेश सच में जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में है? अगर ऐसा है तो यह मामला काफी दिलचस्प होने वाला था। आरव ने अमर के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। वह लगभग 150 साल पहले जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में शामिल हुआ था, इसलिए अब काफी पुराना सदस्य माना जाता है। कहा जाता है कि शुरुआत में जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के बुजुर्ग उसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन अजीब बात यह है, अमर की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ी। वह कुछ ही समय में वॉइड रिटर्निंग रेल्म तक पहुंच गया। अब वो वॉइड रिटर्निंग रेल्म के 7वें स्तर तक पहुंच चुका है और उससे ऊंचे स्तर के विरोधियों से लड़ने की क्षमता भी रखता है। अमर के बारे में ये सब सुनने के बाद आरव को महसूस हुआ कि यह व्यक्ति बहुत संभवतः लोकेश ही था। शायद वही था। दोनों नाम बेहद मिलते जुलते थे। और जहां तक प्रतिभा की बात थी, लोकेश सच में एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति था। जब वो कोशा में था, स्वर्ग और पृथ्वी के दमन के कारण उसने बहुत समय बर्बाद कर दिया था और केवल रिलीज फ्रॉम कैलमिटी रेल्म की चोटी पर ही रह गया था। लेकिन उन परिस्थितियों में भी लोकेश लगातार मजबूत होता गया और अकेले ही रिलीज ट्रिब्यूलेशन रेल्म के 10 विशेषज्ञों से लड़ सका। यह उसकी असाधारण प्रतिभा साबित करने के लिए पर्याप्त था। धन्यवाद। आरव ने जानकारी देने वाले व्यक्ति को धन्यवाद कहा और फिर जेड कॉल्ड्रन सेक्ट की ओर बढ़ गया। मौजूदा स्थिति में आरव को सच में कोई तरीका ढूंढना था जिससे वह जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में घुस सके। अब अंदर कैसे जाया जाए? आरव जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के द्वार पर पहुंच गया। ये स्थान शक्तिशाली लोगों द्वारा सुरक्षित था। बेशक ये पहरेदार केवल वॉइड रिटर्निंग रेल्म के स्तर पर थे। अब आरव उन्हें आसानी से दबा सकता था। आरव पहले अंदर जाना चाहता था ताकि यह जांच सके कि यह अमर सच में लोकेश है या नहीं। अगर वो सच में वही हुआ तो उससे स्थिति के बारे में पूछेगा और फिर आगे की योजना बनाएगा। लेकिन फिलहाल चुपचाप अंदर घुसना मुश्किल था। कैसा रहेगा अगर मैं पहले किसी गुरु को ढूंढ लूं? कुछ सोचने के बाद आरव ने पहले किसी संप्रदाय में शामिल होने का फैसला किया। लोकेश पहले इसी तरीके से अंदर घुस पाया था। वह भी लगभग वही तरीका अपनाने वाला था। आरव धीरे धीरे जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के द्वार के पास पहुंचा। कौन है वहां? जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के आंतरिक क्षेत्र के पहरेदार जोर से चिल्लाए। वे सभी सतर्क हो गए क्योंकि सामने वाला व्यक्ति वॉइड रिटर्निंग रेल्म की शक्ति रखता था। वॉइड रिटर्निंग रेल्म भले ही बड़ी शक्तियों की नज़र में खास न हो, लेकिन जेड कॉल्ड्रन सेक्ट जैसी शक्ति के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण ताकत थी। सभी को नमस्कार। कृपया सूचित कर दीजिए कि मैं जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में शामिल होना चाहता हूं। आरव मुस्कुराया। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में शामिल होना चाहते हो? जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के पहरेदार पूरी तरह चौंक गए। वे हैरानी से आरव को घूरने लगे। सामने वाला पहले से ही वॉइड रिटर्निंग रेल्म के 6ठे स्तर की शक्ति रखता था और फिर भी जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में शामिल होना चाहता था। तुम पहले अपना नाम बताओ, जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के एक पहरेदार ने ऊंची आवाज में कहा। ओह सारंग। आरव एक पल झिझका फिर बोला, सारंग, ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करो, हमें इस बारे में बुजुर्गों को सूचित करना होगा। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के कई पहरेदार सतर्कता से आरव को देखते रहे। उनमें से एक पहरेदार अंदरूनी क्षेत्र की ओर चला गया। शिष्य स्वीकार करना ऐसी चीज नहीं थी जिसका निर्णय वे खुद कर सकें। और आरव बेहद शक्तिशाली भी था, उसकी प्रतिभा भी असाधारण थी। वे अपनी सतर्कता बिल्कुल कम नहीं कर सकते थे। अगर आरव हमला कर देता तो परिणाम अकल्पनीय होते। आरव शांत भाव से बाहर खड़ा रहा। अगर सामने विच गॉड क्लैन या आइस क्लैन जैसी शक्तियां होती तो आरव उनके शीर्ष विशेषज्ञों के सामने शायद मुकाबला भी नहीं कर पाता। लेकिन जेड कॉल्ड्रन सेक्ट जैसी छोटी शक्ति से वह बिल्कुल नहीं डरता था। रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के 6ठे स्तर के शिखर तक पहुंचने के बाद आरव के भीतर आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। आधे घंटे बाद जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का 100 एलिफेंट रेल्म का एक बुजुर्ग बाहर आया।
बुजुर्ग, यही वो व्यक्ति है जो जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में शामिल होना चाहता है। अभी सूचना देने गया पहरेदार आरव की ओर इशारा करते हुए बोला। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के 100 एलिफेंट रेल्म वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया और आश्चर्य से आरव को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। तुम सच में मेरे जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में शामिल होना चाहते हो? जी हाँ, आरव ने सिर हिलाया। ओह, तुम मेरे जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में शामिल क्यों होना चाहते हो? 100 एलिफेंट रेल्म वाले बुजुर्ग ने हैरानी से पूछा। ताकि मैं और शक्तिशाली बन सकूं और फिर संप्रदाय की सेवा कर सकूं, यहां तक कि संप्रदाय के लिए आग और पानी में भी कूद जाऊं। आरव जोर से बोला, उसे जरा भी शर्म महसूस नहीं हुई। वो इतनी गंभीरता से बोल रहा था जैसे सच कह रहा हो। सामने वाला 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म का बुजुर्ग अपने कान खुजलाने लगा, मानो उसे यकीन ही न हो कि उसने सही सुना है। क्या सामने वाला सच में यही कह रहा था? उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। सिर्फ वही नहीं, आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति को आरव की बात पर विश्वास नहीं हुआ। आखिर यह कैसा अजीब कारण था? क्या वो सच में जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के लिए जान देने आया है? हालांकि आरव का रवैया इस 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के बुजुर्ग को काफी पसंद आया। उन्होंने आरव की हड्डियों की उम्र जांची। इतनी कम उम्र में रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के छठे स्तर की चोटी तक पहुंचना, ये बेहद दुर्लभ और असाधारण प्रतिभा थी। ठीक है, जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के 100 एलिफेंट रेल्म वाले बुजुर्ग कुछ पल झिझके, फिर सहमति में सिर हिला दिया। धन्यवाद बुजुर्ग। 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के उस बुजुर्ग ने कुछ देर सोचा। उसके सामने खड़ा युवक एक बेहद भयावह और राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ऐसा व्यक्ति खुद चलकर जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में शामिल होना चाहता था, इसलिए उसे मना करना बिल्कुल उचित नहीं था। ठीक है, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हें सीधे जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में शामिल करना बहुत अचानक होगा। इसलिए संप्रदाय को पहले कुछ समय तक तुम्हें परखना और निरीक्षण करना होगा। उसके बाद ही हम वास्तव में तुम पर भरोसा कर पाएंगे। तुम समझ रहे हो ना? जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के बुजुर्ग ने धीरे धीरे कहा। यह सारंग नाम का युवक काफी शक्तिशाली था, लेकिन वह अचानक जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में आ पहुंचा था। सच कहें तो उस बुजुर्ग को थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि सामने वाले के कुछ छिपे हुए इरादे हो सकते हैं। इसलिए वो पहले आरव की परीक्षा लेना चाहता था। परीक्षा पास करने के बाद ही जेड कॉल्ड्रन सेक्ट वास्तव में उस पर भरोसा करेगा और उसे पूरी ताकत से विकसित करेगा। कम से कम फिलहाल देखने में ऐसा करना गलत नहीं था। बिल्कुल, आरव मुस्कुराया और तुरंत सहमत हो गया। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का वह बुजुर्ग थोड़ी देर के लिए चौंक गया। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला व्यक्ति इतनी आसानी से बात मान लेगा। अच्छा है कि तुम समझते हो। चिंता मत करो, जब तक तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे जेड कॉल्ड्रन सेक्ट में तुम्हारी स्थिति निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का वह बुजुर्ग तुरंत बड़े बड़े वादे करने लगा। वह आरव को लंबे समय के आदर्श और सपने रखने के लिए प्रेरित कर रहा था। जब तक वो अच्छा प्रदर्शन करेगा, जेड कॉल्ड्रन सेक्ट उसके साथ कभी अन्याय नहीं करेगा। निश्चिंत रहिए बुजुर्ग, मैं सारंग संप्रदाय के लिए अपना जीवन तक समर्पित कर दूंगा। जो भी जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का अपमान करेगा, वह मानो मेरे माता पिता का अपमान करेगा। मैं सारंग मरना पसंद करूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। आरव लगातार बोलता गया और उसकी बातें 100 एलिफेंट रेल्म वाले बुजुर्ग को बेहद उत्साहित कर रही थीं। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम सच में हम सबके लिए आदर्श हो। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का वह बुजुर्ग खुद आरव को लेकर जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचने के बाद भी वह खुद आरव को जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के अंदरूनी हालात समझाने लगा। उदाहरण के लिए, जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के पास कितने ग्रह हैं, लाइब्रेरी कहाँ है, क्वेस्ट पवेलियन कहाँ स्थित है। यहाँ तक कि उसने जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का इतिहास भी सुनाया, उसने किन किन महान व्यक्तियों को जन्म दिया था और भी बहुत कुछ। आरव हर बात पर सिर हिलाता रहा और बहुत रुचि के साथ सुनता रहा। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का बुजुर्ग आरव के रवैये से बेहद संतुष्ट था। अंत में वह खुद आरव को एक केव मैंशन चुनने के लिए ले गया और वहीं रहने की अनुमति दे दी। अगर आगे किसी चीज की जरूरत पड़े तो सीधे मुझसे संपर्क करना। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के बुजुर्ग ने आरव को एक कम्युनिकेशन जेड स्लिप सौंप दी। इसके अलावा केव मैंशन प्राप्त करते समय आरव को कई जेड स्लिप्स भी दी गई, जिनमें जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का परिचय दर्ज था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आरव ने हाथ जोड़कर मुस्कराते हुए कहा। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के बुजुर्ग को विदा करने के बाद आरव केव मैंशन में अकेला रह गया।
उसने आह भरी सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दे दी। इसके बाद आरव ने जेड कॉल्ड्रन सेक्ट से संबंधित जानकारी वाली जेड स्लिप्स को पढ़ना शुरू किया। वह यहाँ की स्थिति के बारे में और जानना चाहता था। सीधी बात यह थी कि वह पहले इस जगह को अच्छे से समझ लेना चाहता था। सब जानने के बाद आरव ये देखने जाएगा कि क्या वह अमर को ढूंढ सकता है। अगर सामने वाला लोकेश नहीं निकला तो आरव स्थिति का आकलन करेगा और जरूरत पड़ने पर यहाँ से निकल जाएगा। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट मुझसे काफ़ी सतर्क है, इसलिए शायद मुझे कोटा नहीं मिलेगा, आरव ने आह भरते हुए कहा। हालांकि जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का बुजुर्ग बहुत विनम्र और उत्साही था, लेकिन उसने कोटा की बात तक नहीं की। आरव स्वाभाविक रूप से समझ गया कि सामने वाले का क्या मतलब था, यानी वे उसे सीक्रेट रेल्म में प्रवेश का स्थान देना नहीं चाहते थे। ये सामान्य बात थी और आरव को इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो 3 दिनों तक केव मैंशन में रुका रहा, फिर आरव बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के 9वें स्तर पर छाया में छिपा हुआ था। बिना सोचे ही आरव समझ गया कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से उस पर नजर रख रहा है, लेकिन आरव ने इसकी परवाह नहीं की। उस पर निगरानी रखने के लिए रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के 9वें स्तर का व्यक्ति भेजना यह उसकी शक्ति को बहुत कम आंकना था। आरव की आकृति दूर गायब हो गई। छाया में छिपा व्यक्ति पूरे समय उसका पीछा करता रहा। आरव सीधे अरेना की ओर चला गया। यही वह जगह थी जहां जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के सदस्य आपस में मुकाबला करते और अपनी शक्ति आजमाते थे। लेकिन यहां आरव को लोकेश की उपस्थिति महसूस नहीं हुई। हालांकि उसने एक स्टोन टैबलेट देखा। ये स्टोन टैबलेट एक साधारण अरे से बनाया गया था। उस पर बहुत सारे नाम दर्ज थे। यही अरेना की रैंकिंग लिस्ट थी। अमर 21वां स्थान। आरव मुस्कुराया। यहाँ फिर से अमर का नाम देखकर उसे आश्चर्य हुआ। पहले स्थान पर गिरीश था। आरव पहले भी इस व्यक्ति का नाम सुन चुका था। वो शायद 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के प्रथम स्तर का प्रतिभाशाली युवक था। उसे जेड कॉल्ड्रन सेक्ट की इस पीढ़ी का सबसे राक्षसी प्रतिभाशाली माना जाता था। आरव ने चारों ओर देखा, कुछ देर सोचा और फिर आसपास के लोगों से स्टोन टैबलेट पर मौजूद लोगों के बारे में पूछना शुरू किया। उसने सीधे अमर के बारे में नहीं पूछा, बल्कि सबसे पहले प्रथम स्थान वाले गिरीश के बारे में जानकारी ली। जिस जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के शिष्य को आरव ने रोका वह शुरुआत में अनिच्छुक था, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि वह सामने वाले की शक्ति का अंदाजा तक नहीं लगा पा रहा, और सामने वाले की आभा बेहद खतरनाक थी, इसलिए वह तुरंत सीधा हो गया। आरव जो भी पूछता वह सब बता देता। पहले स्थान वाले सीनियर ब्रदर गिरीश अभी 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के प्रथम स्तर की चोटी पर हैं। वे कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। वो इस पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली युवक हैं। दूसरे स्थान पर सीनियर सिस्टर लावण्य हैं। वो अभी रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के 9वें स्तर पर हैं और बेहद शक्तिशाली हैं। 21वें स्थान पर अमर है। उसकी पृष्ठभूमि बहुत रहस्यमयी है। जेड कॉल्ड्रन सेक्ट के विभिन्न प्रतिभाशाली युवाओं का परिचय देने के बाद वह व्यक्ति आखिरकार अमर पर पहुंचा। ओह, इस व्यक्ति में क्या खास है? मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। आरव मुस्कुराया। आरव से बात कर रहा युवक चौंक गया। जब सामने वाले ने गिरीश, लावण्य और बाकी लोगों के बारे में सुना तो उसके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। लेकिन अमर जो केवल 21वें स्थान पर था, उसका नाम सुनकर वह इतना उत्साहित क्यों हो गया? बेशक उसने यह बात सिर्फ मन में सोची। अमर की बोन एज काफ़ी अधिक है। सामान्य परिस्थितियों में वह शिष्य बनने की उम्र पार कर चुका था और किसी छोटे स्ट्यूअर्ट जैसा पद ले सकता था, लेकिन उसने जिद करके डिसाइपल बनने का फैसला किया। उस समय इस वजह से काफ़ी मजाक उड़ाया गया था, लेकिन अजीब बात यह है कि बाद में उसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। सिर्फ कुछ दशकों में वह रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के 7वें स्तर तक पहुंच गया। और इतना ही नहीं, फॉर्मेशंस की समझ भी उसकी बेहद गहरी है। वो इस क्षेत्र में असाधारण रूप से कुशल है। उस व्यक्ति ने अमर के बारे में आरव को काफ़ी कुछ बताया। आरव लगातार सिर हिलाता रहा। अब वो लगभग पूरी तरह निश्चित हो चुका था। यह अमर लगभग निश्चित रूप से लोकेश ही था। यह व्यक्ति आमतौर पर कहाँ जाना पसंद करता है? आरव ने उत्सुकता से पूछा। ओह, वो रहस्यमयी तरीके से आता जाता रहता है। मुझे नहीं पता, उस शिष्य ने जवाब दिया। आरव ने लंबी सांस छोड़ी। ये तो सामान्य ही था। यही लोकेश का स्वभाव था।
कुछ देर सोचने के बाद आरव ने लोकेश के केव मैंशन का स्थान पूछने का विचार छोड़ दिया। अगर वो सीधे वहां पहुंच गया तो इससे लोकेश के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। आरव ने स्टोन टैबलेट की ओर देखा और पूछा, यहाँ ऊपर कैसे पहुंचा जाता है? ओह, आपका मतलब रैंकिंग लिस्ट से है? हाँ, आरव ने सिर हिलाया। यह आसान है, इस सूची में कुल 1000 लोग हैं। अगर किसी के पास अभी रैंकिंग नहीं है तो उसे पहले 900 से 1000 के बीच के किसी व्यक्ति को चुनौती देनी होगी। उसे हराने के बाद उसकी रैंकिंग मिल जाती है। उसके बाद रैंकिंग मिलने पर वह अपने से 100 स्थान ऊपर तक के लोगों को चुनौती दे सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपकी रैंकिंग 960 है तो आप अधिकतम 860वें स्थान वाले को चुनौती दे सकते हैं। अगर किसी को टॉप 100 में चुनौती देनी है तो पहले उसका स्थान 100 से 200 के बीच होना चाहिए। इसके अलावा रैंकिंग में आने के बाद हर महीने अलग अलग मात्रा में ओरिजिनियम रिसोर्सेज भी मिलते हैं जो रैंकिंग पर निर्भर करते हैं। आरव ने सिर हिलाया, वह नियम समझ चुका था। असल में यह नियम समझना आसान था। आगे की चुनौतियों के लिए पहले योग्य होना जरूरी था। बस धीमे धीमे करके सारी सीरीज डाल रहा हूँ मैं। यूट्यूब पे ऐसे आते रहेंगे एपिसोड अल्टरनेट में, और कभी कभार नहीं आते हैं। और मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सागा सीरीज़। वहाँ पर आपको 3 नई सीरीज़ मैं अपलोड करूँगा इसी वीक में। एक ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस। उसके बहुत अच्छी स्टोरी है, काफ़ी ट्रेंडिंग है, आप वहाँ पर सुन सकते हो, बढ़िया वॉइस है। एंड उसका प्रोमो मैं आज भी टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा। 1-2 घंटे का मैं एक अदर चैनल पे डालूँगा स्टार्टिंग एपिसोड, वहाँ से थ्रू आप उसका ओवरव्यू सुन सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरी स्टोरी मेरी सुन सकते हो वहाँ पर जाके। डेली अपलोडिंग होता है ऐप में, और बाकी यहाँ पर सीरीज़ आती रहेंगी और स्टार्टिंग से अपलोडिंग स्टार्ट कर दूँगा बहुत जल्दी।